कि राजस्थान सरकार ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने दोनों ने जो है पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा कर दी है और अपने बजट में भी प्रोविज़न कर दिया है। तो मैं हरियाणा सरकार को भी कहना चाहता हूं कि हमारे मुलाजिमों का प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका है और अहम भूमिका तभी निभा सकते हैं अगर इनका भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन जो 2006 के बाद बंद कर दी गई थी उसको दोबारा बहाल किया जाए और उसी तरीके से लागू किया जाए ताकि मुलाजिमों का भी हौसला बढ़े और मुलाजिम जो है देश प्रदेश की सेवा कर सके। मैं तो हरियाणा सरकार को विशेष करके मुख्यमंत्री को जो आज वित्त विभाग को संभाल रहे हैं उनको सुझाव देना चाहता हूं कि मेरे अनुभव के आधार पर और जो पब्लिक में मैंने अनुभव लिए हैं, जनता की जो मांगे हैं या जनता की जो इच्छाएँ हैं उसके हिसाब से मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव मेरा ये है कि किसानों ने बहुत संघर्ष किया है और हरियाणा प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ किसानों को C2 फार्मूले के आधार पर MSP नहीं बल्कि MRP देनी चाहिए। इससे किसानों की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि शिक्षा का क्षेत्र है वो हमारा बहुत पिछड़ चुका है, तो स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमें सभी पोस्टें जो है भरनी चाहिए, चाहे वो टीचर्स की पोस्ट हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स की पोस्ट हैं, चाहे वो बड़े लेवल की पोस्टें हैं। नई यूनिवर्सिटी और स्कूल खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हीं स्कूलों को और उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को मजबूत करना चाहिए और स्कूलों को तो केंद्रीय स्कूलों के आधार पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और उनका स्टाफ भी होना चाहिए। पहले RO स्कूल खोले गए थे, कस्तूरबा गांधी स्कूल खोले गए थे, लेकिन उनकी दशा अभी ठीक नहीं रही है केवल मात्र अध्यापकों की कमी की वजह से। तो इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। इसी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियों की एजुकेशन तभी पूरी हो सकती है अगर ज़िला हेडक्वार्टर पर जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज बने हुए हैं उन हर एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक लड़कियों का कम से कम जो है 500 लड़कियों का एक हॉस्टल होना चाहिए ताकि लड़कियां उन हॉस्टल में रहकर सुरक्षित होकर और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, आना जाना ना उनको करना पड़े। इसी तरीके से आज हमारे बच्चे डिफरेंट टेस्ट देते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जब भर्तियां निकलती है और जगह जगह गेस्ट हाउसेज वगैरह में ठहरते हैं, PG में ठहरते हैं। PG में ठहरना उनके लिए इतना सुरक्षित नहीं होता है और महंगा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए युवा एवं खेल विभाग की तरफ से एक कम से कम 500-600 बच्चों का एक हॉस्टल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होना चाहिए ताकि उसमें खेलने वाले बच्चे भी खेल सकें और इसी तरीके से पढ़ने वाले बच्चे भी जो है उसके अंदर पढ़ाई कर सकें। ये तैयारी सरकार को करनी चाहिए। और आगे मैं कहना चाहता हूँ कि खेलों के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नेशनल लेवल के स्टेडियम होने चाहिए और नर्सरी जो है वो गवर्नमेंट नर्सरी होनी चाहिए। प्राइवेट नर्सरी अगर है जो अच्छी चल रही हैं उनको सरकार की तरफ से ग्रांट दी जानी चाहिए, जबकि नर्सरियों का सरकार जो निजीकरण कर रही है वो बिल्कुल गलत है। निजी अगर चल रही है तो उनको ग्रांट देकर आप मजबूत करें, न कि निजी नर्सरियां खोलें। नर्सरियां तो सरकारी करनी चाहिए ताकि खेलों का भी बहुत रोल हो सकता है हरियाणा प्रदेश के अंदर और खेलों को रोज़गार से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे खेल के जब तक रोज़गार से नहीं जुड़ेंगे तो वो बच्चे जो है ना दूसरी आदतों की तरफ मुड़ेंगे। इसलिए रोज़गार से खिलाड़ियों को जोड़ना जो है बहुत हमारे लिए आवश्यक है। इसी तरह से लाइब्रेरी हैं, आज जगह जगह 100 सीटों की 50 सीटों की लाइब्रेरी खुली हुई है और बच्चे महंगा अपने दाम देकर पैसे खर्च करके और उन लाइब्रेरियों में जाते हैं, ना उनमें माहौल इतना बढ़िया होता है और माँ बाप को जेबें खाली करनी पड़ती है। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कम से कम 1000 बच्चों की लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़कर वहाँ तैयारी कर सकें अपनी डिफरेंट एग्जामिनेशंस वगैरह जो आते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि युवाओं में आज के दिन बड़ी निराशा फैली हुई है, नशे का भी पूरा जोर जा रहा है। इसलिए युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए
1.5 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है उनको भरने की आवश्यकता है। ये ऐसा न हो कि बार बार आप एग्ज़ाम लें और बार बार पेपर लीक हों और बच्चों को हर बार 5-6 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ जाएं और वो बच्चे जो हैं आगे इम्तहान देने के लिए दूसरा इम्तहान फिर आ जाए, फिर तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए। पिछले साल की तरह से ना हो कि 12 भर्तियां रद्द हो चुकी हैं और उनका जो डिप्टी डायरेक्टर था उसके घर में या उसके दफ्तर में 2-2.5 करोड़ रुपए कैश भी पकड़ा गया है। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होने चाहिए या 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह से कि पंचकुला में, अम्बाला में, यमुनानगर में, करनाल में, कहने का मतलब जीटी रोड को छोड़कर बाकी जगह कोई सेंटर नहीं रखे गए थे। हमारे बच्चों को बहुत यातनाएं सहनी पड़ी थी और बहुत पैसा लगाना पड़ा था। इन चीज़ों को सरकार को रोकना चाहिए और सेंटर जो है घर के नज़दीक होने चाहिए। इसी तरीके से पानी की जो हमारे यहाँ कमी है, विशेष करके जो दक्षिणी हिस्सा है, मेरे नलवा एरिया का भी है, आदमपुर एरिया का भी है, भिवानी एरिया का भी है, महेंद्रगढ़ नारनौल एरिया का भी है, पलवल तक एरिया दक्षिणी हिस्सा है। दक्षिणी हिस्सा में पानी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए जमुना पर जो 3 बांध बनने थे उन बांधों पर सरकार को तेज़ी से काम करना चाहिए। सेंट्रल सरकार को कहकर, ये 5 स्टेटों का समझौता है, इसमें राजस्थान भी है, इसमें हरियाणा भी है और इसमें दिल्ली भी है, इसमें यूपी भी है, इन सभी स्टेट में हिमाचल प्रदेश भी है, उसमें रेणुका है, किसाऊ है, लखबार, ब्यासी है। 3 डैम है। अगर ये 3 डैम पूरे हो जाते हैं तो कम से कम गर्मियों में जो जमुना का पानी बहकर बर्बाद हो जाता है उस पानी को हम खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट हमारी समाज कल्याण की स्कीमें हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, बेरोज़गार पेंशन है, इसी तरीके से विधवा पेंशन है, इसी तरह से अपना जो अपाहिज होते हैं बच्चे उनके लिए पेंशन मिली हुई है। इन पेंशन्स को जो है अभी ज़रूरत है रीवैम्प करने की, इनको मजबूत करने की और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज बनाने की। जैसे बुज़ुर्ग की पेंशन है, 60 साल की उम्र में हम बुज़ुर्ग को पेंशन देते हैं, लेकिन इसके बाद 80 साल का होने के बाद उसकी पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए, अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए और 100 साल का हो जाए तो उसको दुगनी पेंशन देनी चाहिए। इसी तरह से जो हमारे शारीरिक तौर पर दिव्यांग बच्चे हैं और या दिव्यांग व्यक्ति है, उनके लिए जो पेंशन रखी हुई है उस पेंशन को 70% से स्टार्ट होती है। जितना परसेंटेज उसका ज़्यादा होता है दिव्यांगता का, उसी आधार पर उसकी पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। एक आदमी 100% अगर दिव्यांग है, इसका मतलब है किसी एक आदमी पर निर्भर करता है, उसके लिए मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए ताकि वो दिव्यांग अपना जीवन जो है वो भी व्यतीत कर सके। और इसी तरीके से हमारी जो जितनी अवैध कॉलोनियाँ हैं, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कम से कम 1500 अवैध कॉलोनियाँ हैं जो सरकार के नोटिस में भी आ चुकी है, लेकिन उनको लटकाए जा रहे हैं। उनमें विकास शुल्क लगाकर, और एक विकास शुल्क भी नॉमिनल विकास शुल्क, क्योंकि उसमें आम गरीब आदमी उन कॉलोनियों में मकान लेता है। राजनीतिक लोग और बड़े लोग और अफसर, इनके मिलने से ये कॉलोनियाँ बनती है और इसका भुगतान करना पड़ता है गरीब आदमी को। इसलिए उसको जो है नॉमिनल उससे चार्जेस करके जो है उनको रेगुलराइज करना चाहिए। और जो सरकारी ज़मीनें, पंचायत की ज़मीनें, म्यूनिसिपल कमेटी की ज़मीनें जिन पर कब्जे हैं, उन कब्ज़ों को नियमित करना चाहिए, एक सर्टन फीस रखे ताकि सरकार के ख़जाने में जो है करोड़ों रुपए आ जाएंगे और उन पर जो है मकान गिराए जाने की तलवार नहीं लटकेगी। इस तरह से मेरे ये कुछ सुझाव है और मैं चाहता हूं कि इन पर सरकार को गौर करना चाहिए। नहीं, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आज बसों का बहुत बड़ा अभाव है और इसी कारण अवैध जो है साधन चलते हैं और अवैध साधन की स्पीड इतनी तेज़ होती है और अवैध साधन में जहाँ 10 का कैपेसिटी होती है वहाँ 30-30, 40-40 साधन जो है उन पर लोग चढ़ जाते हैं। इससे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और बहुत लोगों की जानें जाती है। इसलिए सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि बसों का बेड़ा सरकार को बढ़ाना चाहिए। अभी तक तो केवल मात्र जो बसें कंडम होती है उनको भी तब्दील नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह में नई बसें नहीं आ रही हैं। नया बेड़ा बनाना चाहिए आपको, जैसे केरला के अंदर है। केरला के अंदर कम से कम 30-32 हज़ार का पूरा बेड़ा चल रहा है और स्टेटों में भी चल रहा है। चाहे वो बेड़े में प्राइवेट बसें हैं लेकिन वो सुरक्षित नियमों के आधार पर चल रही है।
और इसी तरह हमारे पास भी कोई एक पॉलिसी बनानी चाहिए, पॉलिसी मैटर होना चाहिए, जिससे कि अगर मान लो चलो आप टैक्सी का सिस्टम है, आप प्राइवेट बसें चला रहे हैं, तो उसके अंदर भी नॉमिनल टैक्सीज होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आदमी टैक्सी चलाता है या अपनी आजीविका कमाने के लिए छोटी मोटी बस लेकर चलाता है, उसके ऊपर आपने इतना बोझ लाद दें कि वो अवैध चलाने के लिए मजबूर हो जाएं, बल्कि उसको हम वैध चलाने के लाइन में उसको लेकर आएँ तो कल्याण हो सकता है। और ख़ास करके जो हमारी लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के लिए आती हैं, उन लड़कियों के लिए तो सरकार को ज़रूर प्रबंध करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब एक बार जिक्र फिर लड़कियों का आ गया, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए तो विशेष फ्री जो है, चाहे और ज़्यादा साधन जुटाने पड़े, चाहे कैब वगैरह जुटाने पड़े। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।